आज बात करते हैं मांगलिक दोष के ऊपर। अभी कुंडली में आप मांगलिक दोष को कैसे देखोगे और बात करेंगे कि मांगलिक दोष कैंसिल कैसे होते हैं। जी हाँ, कभी कभार आपके कुंडली में मांगलिक दोष है लेकिन वो कैंसिल हो चुका होता है ऑलरेडी आपके जन्म से ही, लेकिन कोई आपको डरा के आपको और उसमें फंसा सकता है। तो आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर। देखिए, मांगलिक दोष कब लगता है? जब आपके कुंडली में लगन चार्ट में मंगल 12वें घर पे मंगल हो, पहले घर पे मंगल हो, चौथे घर पे मंगल हो, 7वें घर पे और 8वें घर पे मंगल हो, तो ये मांगलिक दोष बनाता है। लेकिन अगर आपको मांगलिक दोष, संपूर्ण मांगलिक दोष देखना है तो आपको लगन चार्ट के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा आपका चंद्र कुंडली में भी क्या मांगलिक दोष बन रहा है। अगर आपके लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मांगलिक दोष आ रहा है तो ये कहते हैं संपूर्ण मांगलिक दोष। लेकिन अगर मंगल मांगलिक दोष जो है वो लगन में है, चंद्र कुंडली में नहीं है, या तो चंद्र कुंडली में है लगन कुंडली में नहीं है, तो ये निम्न दोष लगता है, उतना इफेक्ट नहीं करता है। और मांगलिक दोष अगर होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकता है, उसको गुस्सा आ सकता है और मैरिड लाइफ में कभी कभार अप्स एंड डाउन देता है, लेकिन ऐसा कुछ सच कुछ बड़ा सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, उसमें रेमेडी करना पड़ता है। तो आज रेमेडी की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि मांगलिक आपके कुंडली में कैंसल है कि नहीं है, उसे कैसे आप देखेंगे। तो मांगलिक दोष अगर आपके कुंडली में है, अगर लगन कुंडली में अगर मंगल 12वें घर पे, पहले घर पे, चौथे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे है, और साथ में अगर आपके कुंडली में चंद्र कुंडली में भी है, तो ये संपूर्ण मांगलिक दोष बनाता है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में है, लगन में नहीं है, तो वो निम्न स्तर का बनाएगा। लेकिन अब मांगलिक कैंसल है, वो कैसे देखेंगे। अब अगर आपको देखना है कि मंगल का जो मांगलिक दोष है वो कैंसल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जुपिटर के साथ अगर मंगल बैठा हो, ठीक है, इफ मार्स इज सिटिंग विद जुपिटर, ठीक है, कॉन्जंक्ट होके किसी एक घर में बैठा हो, मतलब 12वें घर पे, पहले घर पे, 7वें घर पे, चौथे घर पे और 8वें घर पे अगर मंगल है और साथ में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये मांगलिक दोष कैंसिल है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मांगलिक दोष है और मंगल के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि आ रहा है, तो भी वो मांगलिक दोष कैंसिल हो चुका होगा। उसके बाद अगर आपके कुंडली में मंगल अपने ही राशि में बैठा हो या एक्सॉल्टेड उच्च होकर बैठा हो, तो भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है। तीसरा, अगर मंगल कैंसर राशि में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो, इसका मतलब मंगल अब नीच है, तो मंगल अगर यहाँ पे नीच होकर बैठा है तो मांगलिक कैंसिल है। उसके ऊपर अगर मांगलिक है लेकिन अब मंगल के साथ चंद्रमा भी कॉन्जंक्ट होकर बैठा हो, इसका मतलब मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है। उसके ऊपर अगर चंद्रमा का 7वां दृष्टि हो मंगल के ऊपर, तो भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है। उसके बाद सैटर्न जो शनि है वो अगर अपना 7वां दृष्टि दे रहा हो मंगल के ऊपर, मतलब मंगल और शनि आपस में 7वां दृष्टि एक्सचेंज कर रहा हो, मतलब ऑपोजिट में दोनों बैठा हो, शनि का 7वां दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो भी वो मांगलिक दोष कैंसिल है, ठीक है। उसके ऊपर अगर मंगल शुक्र के साथ भी बैठा हो, तो भी वो मांगलिक दोष कैंसिल करता है। या मंगल के ऊपर शुक्र का भी दृष्टि हो, तो भी वो मांगलिक दोष कैंसिल करता है। उसके साथ साथ अगर मंगल जो है वो सूर्य के साथ बैठा हो और उसके साथ साथ वो कॉम्बस्ट हो चुका हो, तो भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ चंद्र लगन और सिंह लगन, मतलब जिसका लगन कर्क लगन का हो और जिसका लगन सिंह लगन का हो, उसके लिए तो मंगल जो है अति योग कारक है, नॉट जस्ट ए योग कारक, अति योग कारक, तो उसमें मंगल उसको गलत रिजल्ट नहीं देगा। तो देखिए कितने सारे पॉइंट हैं, तो इसलिए मांगलिक दोष में आपको डरना नहीं है। ऐसे आपको इस चीज को अप्लाई करके देखो, और बाकी कुछ कुछ रेमेडी होता है, उस रेमेडी से चीजों को ठीक करा जा सकता है। तो मांगलिक से डरना नहीं है। और देखिए, मांगलिक दोष को मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेते हैं मैरिज लाइफ के लिए। रीजन क्या है कि मैरिज लाइफ में वो लेते हैं, देखिए पहले जमाने में मेडिकल साइंस उतना नहीं था, तो एक लड़की के
जब शादी होता है उसके 7-8 बच्चे होते थे। तो जो मांगलिक दोष होता है ना, मंगल जो अंदर का जो एनर्जी है ना, बहुत ही उत्तेजित होता है। तो वो जब शारीरिक संबंध करता है हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो कंटिन्यूअस जब बच्चे जन्म देते हैं वो बॉडी झेल नहीं पाते थे। तो उस समय वो बॉडी झेल ना पाने के कारण उस समय डेथ भी होता था। लेकिन आज के ज़माने में मेडिकल साइंस बहुत ही डेवलप हो चुका है और उसके साथ साथ आजकल कोई 1-2 से ज़्यादा बच्चा करता भी नहीं है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये विद टाइम चीज़ों को इवॉल्व होना चाहिए, विद टाइम चीज़ों को चेंज होना चाहिए। तो वो जो एंशियंट टाइम में जो थ्योरी अप्लाई होता था वो मॉडर्न जमाने में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न जो है ना, ये जो युग है ये भोग का युग है। और एस्ट्रोलॉजी जब बना था हमारे एंशियंट टाइम में, जिस समय बना था उस समय एस्ट्रोलॉजी जो थे वो योग पर्पस में बना था। उस समय लोग साधना करते थे, सिद्धि करते थे, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन अब जो भी है हर वो चीज घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आके फंसते हैं कि मुझे प्राप्त क्या होगा, मतलब पैसा, घरबारी, धन दौलत, मतलब एसेट में आके ही वो रुक जाता है। तो अभी जो युग है वो भोग का युग है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही रेमेडी देना चाहिए जहां से हमें कुछ प्राप्त हो। हमें देखना है कि प्लेनेट हमें कौन से प्लेनेट है जो हमें देने के लिए आया है, उस प्लेनेट को यूज करना चाहिए। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आज के जमाने में कहते हैं इससे मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी। वहां से हमें पिन पॉइंट पता चलता है कि क्या मुझे देने के लिए आया है और मुझसे क्या लेने के लिए आया है। अपने नक्षत्र लेवल पर जाके प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहा है वो सारा कुछ पता चलता है। तो विद टाइम चीजों को चेंज होना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी चेंज हो रहा है और आज का जो युग है वो भोग का युग है। पहले जो थे उस समय योग का युग था। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर आप कहोगे मंत्र जाप करो, मंत्र सिद्धि करो, तो कहेगा मुझे उससे प्राप्त क्या होगा। तो हमें अभी जो है ना वो एक भोग के रूप में देखना है। किसी को अगर रेमेडी देना है तो हमें इस तरह से देना है कि हमें वो रेमेडी देकर उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करवाना है, और वो भी मेटेरियलिस्टिक गेन।